अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है। लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप डिस्कस किया था। आज हम वाइल लूप के कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे जो कि आपके चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेव C++ में हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है 12.1। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। वो कहता है वाइल लूप के ज़रिए एक प्रोग्राम बनाएं जो डिस्प्ले करेगा 1 से 10 तक काउंटिंग। सबसे पहले वाइल लूप का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब भी आप कोई लूप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो या वो डू वाइल लूप हो, उसमें 3 चीज़ें मस्ट इस्तेमाल होती हैं। एक तो काउंटर वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर करना होता है। दूसरे नंबर पे कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन ने हर बार चेक होना होता है और उसी की बेस के ऊपर ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। और इस तरह से ही एक इंक्रीमेंट करना है काउंटर वेरिएबल के अंदर या डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि काउंटर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा ताकि कंडीशन किसी भी पॉइंट पर जाके फॉल्स होगी और जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। देखें, एक काउंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन, उसके बाद कंडीशन और तीसरा नंबर पे काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम काउंटर वेरिएबल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि काउंटर वेरिएबल कोई स्पेशल वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल आम वेरिएबल की तरह ही इसको डिक्लेयर किया जाता है। इसका कोई भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसका मकसद काउंटिंग करना है, इसलिए इसका नाम काउंटर वेरिएबल रखा गया है। काउंटिंग करना किस तरह से है? देखें, कंडीशन में n की वैल्यू ही है जो 1 होगी, तो इसका मतलब लूप एक दफ़ा चल चुका है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। मतलब जितनी दफ़ा लूप चलता जाएगा उतनी दफ़ा काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो इस तरह से n की वैल्यू से ही हमें पता लगेगा कि लूप जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है। इसलिए काउंटिंग पर्पज़ के लिए है, इसलिए इसको काउंटर वेरिएबल कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने क्योंकि 1 से 10 तक गिनती लिखनी है, तो सबसे पहले तो हम काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम आएगा कि 1 से 10 तक गिनती लिखें या 1 से 100 तक गिनती लिखें, तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी, उसी टाइम पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर लूप के ज़रिए ये प्रोग्राम किया जाएगा। क्योंकि 1 से 10 तक गिनती लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप printf1 करेंगे, फिर printf2 करेंगे, फिर printf3 करेंगे और 10 दफ़ा printf की स्टेटमेंट लिखेंगे। इस तरह से तो टाइम वेस्ट होगा। यही काम अगर 100 दफ़ा मतलब आपने 1000 दफ़ा गिनती लिखनी है या 2000 तक गिनती लिखनी है, तो इसका मतलब ये है कि आप printf की स्टेटमेंट को 2000 दफ़ा लिखेंगे। नो, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने लूप का इस्तेमाल करते हुए ये काम करना होगा। तो सबसे पहले देखें, इंटीजर n वेरिएबल डिक्लेयर किया, n = 1। उसको 1 से इनिशलाइज इसलिए किया है क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट लेना है और 10 तक जाना है। तो 1 से स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने उसको इनिशलाइज़ कर दिया 1। मतलब काउंटर वेरिएबल की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 1 होगी। उसके बाद कंडीशन लगाई जाएगी कि ये लूप चलेगा कब तक। तो वाइल n =< 10। इसका मतलब ये है कि जब तक n की वैल्यू लेस देन या = रहेगी 10 तक, ये लूप चलता रहेगा। तो देखें, जब कंडीशन चेक होगी तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो आप चेक करें कि 1 के साथ ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। हम n को 1 कहेंगे तो देखें 1 =< 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होने पर ये बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स हैं। कल वाले प्रोग्राम में यहाँ पर हमने देखा था कि आपने पाकिस्तान प्रिंट किया था, लेकिन क्योंकि आज हमने पाकिस्तान प्रिंट नहीं करना बल्कि गिनती प्रिंट करनी है, तो आप देखें यहाँ पर printf पाकिस्तान की जगह लिखा हुआ है printf फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। और उसके बाद /n है, ताकि हर नया आने वाला नंबर जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। और उसके बाद देखें हमने किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की है, n की, और n वो काउंटर वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब सबसे पहले उसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा, तो सिर्फ n की वैल्यू जो है वो 2 होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। देखें, अब यहाँ पर printf n होगा और printf n का मतलब है 1, क्योंकि इस टाइम n की वैल्यू 1 है। 1 प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर और उसके फ़ौरन बाद n++ की स्टेटमेंट है, यानी कि n की वैल्यू में एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि लूप की वर्किंग, कि जब तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो लूप दोबारा से कंडीशन चेक करने पे चला जाता है। और यहाँ पर देखें, अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट हुआ है। 2 = 10। अब फिर कंडीशन ट्रू हो रही है। अब 2 के साथ चेक करेंगे, 2 = 10, कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा से वो बॉडी में आएगा। और देखें, अब जब printf n करेगा तो n की वैल्यू जो है वो 2 है और 2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर n++ मतलब n3 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। एट द एंड जब n की वैल्यू 11 हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि n की वैल्यू 10 के बाद 11 हो जाएगी।
अब 11 होने के बाद जब कंडीशन चेक होगी, देखें आप 11 के साथ कंडीशन चेक करें, अगर हम सपोज करेंगे n की वैल्यू 11 हो चुकी है तो 11 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। देखें ये प्रोग्राम 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कर रहा है। आप देखें हर नया नंबर जो प्रिंट हो रहा है वो न्यू लाइन में हो रहा है क्योंकि हमने प्रिंट एफ में /n का भी इस्तेमाल किया है। देखें यहाँ पर ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये प्रिंट करेगा वेरिएबल की वैल्यू को और साथ ही /n है और न्यू लाइन में चला जाएगा। इस तरह से अगली वैल्यू न्यू लाइन में प्रिंट होगी, फिर उससे बाद आने वाली वैल्यू न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल अगर आप 100 तक गिनती लिखना चाह रहे हैं, 1 से 100 तक लिखना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ कंडीशन का एंडिंग पॉइंट चेंज कर देंगे। मतलब अब n जो है वो 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जाएगा। मतलब जब तक n की वैल्यू 100 तक नहीं चली जाएगी उस वक्त तक कंडीशन ट्रू रहेगी और ये दोनों स्टेटमेंट्स 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। तो देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम अब चलेगा। हमने सिर्फ इसको 100 तक एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए अब गिनती जो है वो 100 तक प्रिंट होगी। ये देखिए 100 तक प्रिंट होगी। ये नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल नज़र आ रहा है, आप स्क्रॉल पे ऊपर जाके देख सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है। देखें 1 से स्टार्ट हुई गिनती और इस तरह से आगे 100 तक प्रिंट हुई है। सेम वही बात अगर हम इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि गिनती जो है वो आपने 51 से 100 तक लिखनी है। अब 51 से 100 तक लिखने का मतलब कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 51 कर दिया है। तो इसका मतलब आप n की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करें 51। n को आप अगर 51 से इनिशियलाइज़ कर देंगे तो उस सूरत में आप देखें कि सबसे पहले 51 ही प्रिंट होगा। तो इस कंडीशन का मतलब सबसे पहले जब ये कंडीशन चेक होगी तो देखें यहाँ पर होगा 51 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 100, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो n की वैल्यू क्योंकि 51 है, पहली वैल्यू उसकी है ही 51, तो 51 सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा और इस तरह से 100 तक जाएगा। देखें इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखें इस तरह से वैल्यू 100 तक जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुई है 51 से। ये देखें पहली वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो 51 है और उसके बाद 52, 53 से लेकर 100 तक गया। तो ये आपने इस बात को यहाँ पे क्लियर करना है कि काउंटर वेरिएबल को हम जो इनिशियलाइज़ करते हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट जो है वो ये कंडीशन में जो सेकंड वैल्यू लिखी जाती है ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपकी स्टेटमेंट में अगर आपको 1 से 10 तक कहा गया है तो आपने उसी हिसाब से उसको करना है। अगर आपको 100 से 200 तक गिनती लिखने का कहा गया है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट 100 का मतलब ये है कि आप n को इनिशियलाइज़ कर देंगे 100 के साथ और इस तरह से 200 उसका एंडिंग पॉइंट रख देंगे तो वो 100 से 200 तक गिनती प्रिंट कर देगा। और प्रिंट एफ के अंदर आपने यहाँ पर n को प्रिंट करना है। n ही देखें इस प्रोग्राम के अंदर n दो काम कर रहा है, एक तो वो काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है लेकिन साथ साथ वो प्रिंट एफ के अंदर भी यूज़ हो रहा है। हम n की वैल्यू को ही प्रिंट करते जा रहे हैं क्योंकि n ही वो वेरिएबल है जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और हर इंक्रीमेंट के बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर वो इस तरह से काउंटिंग जो है वो प्रिंट होती जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 12.2। लेकिन इसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग वाइल लूप। देखें इसमें जो अभी हमने प्रोग्राम सॉल्व किया है इसका पहला पार्ट सेम वही चीज़ है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर्स। फर्स्ट 5 नंबर्स का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 तक गिनती प्रिंट होगी, लेकिन साथ में वो ये कह रहा है एंड देयर सम यूजिंग वाइल लूप। लेकिन उन पांचों नंबर्स का सम भी डिस्प्ले करना है। पांचों नंबर का सम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 उसके बाद 2 है तो 1 और 2 3 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर 3 है तो 3 और 3 6। इस तरह से पांचों नंबर्स का जो सम है वो आपने प्रिंट करना होगा। किस तरह से है, लेकिन इसमें हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। एक तो इंटीजर c, ये काउंटर वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था काउंटर वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। एक वेरिएबल हमने c लिया है जो कि काउंटिंग पर्पज़ के लिए है। एक सम वेरिएबल है क्योंकि हमने पांचों नंबर्स का सम भी करना है तो वो सम जो है वो हम इसमें सेव करते रहेंगे। इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, सम को तो हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग तो उसमें 0 ही है, नेक्स्ट जो भी वैल्यू उसमें आती जाएगी वो जमा होती जाएगी। और c को हमने इनिशियलाइज़ किया 1 के साथ क्योंकि c काउंटर वेरिएबल है और हमने स्टार्ट भी 1 से ही लेना है क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि फर्स्ट 5 नंबर्स। तो इस तरह से 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे और कंडीशन देखें हमने 5 तक जाना है तो हमने उसका एंडिंग पॉइंट रखा 5। तो इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन जो चेक होगी वो होगी 1 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 5। अब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू होगी तो देखें बॉडी के अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं लूप की बॉडी के अंदर। ये 3 स्टेटमेंट्स लूप की बॉडी में हैं। सबसे पहले तो प्रिंट एफ c लिखा हुआ है, मतलब जो भी c की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि 1 है।
क्योंकि लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और सी की वैल्यू 1 ही है फ़िलहाल। अब जब 1 प्रिंट हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद जो अगली स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है कि उस 1 को सम के अंदर सेव कर रही है। देखें सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सी का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें, सम प्लस सी। सम कितना है 0, क्योंकि स्टार्टिंग अभी सम 0 ही है। 0 प्लस 1, सी का मतलब 1 है। 1 इस सम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब सम की वैल्यू 0 नहीं बल्कि 1 हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस का मतलब है कि सी यानी कि काउंटर वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ से लूप दोबारा से कंडीशन की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब 2 के साथ कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 5। कंडीशन दोबारा ट्रू होगी, दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर होगा। बॉडी में वही 3 स्टेटमेंट्स हैं जो दोबारा एग्जीक्यूट होंगी। अब देखें प्रिंट एफ सी। अब यहाँ पर प्रिंट एफ सी होगा तो सी की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, मतलब पहले 1 प्रिंट हुआ था अब 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखें ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर अब जो सम की लेटेस्ट वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया था इस स्टेटमेंट को तो आपको याद होगा हमने सम प्लस सी किया था तो वो 0 प्लस 1 हो गया था, तो सम के अंदर 1 आ गया था। अब जब दूसरा नंबर 2 है तो देखें किस तरह से होगा, सम इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है प्लस सी, सी में 2 है तो 2 प्लस 1 होगा इस टाइम। तो 1 सम के अंदर है और प्लस सी, सी के अंदर 2 पड़ा हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 और वो 3 जो है वो सम के अंदर सेव हो जाएगी, यानी कि अब सम की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। मतलब बिल्कुल इजी सी बात अगर हम ये करें कि हर आने वाला नया नंबर जो है वो प्रिंट भी होता जा रहा है और साथ साथ सम वेरिएबल के अंदर जमा भी होता जा रहा है। पहले 1 आया, 1 प्रिंट हो गया और साथ ही सम वेरिएबल में भी हमने उसको डाल दिया। इसके बाद 2 आया, 2 प्रिंट हो गया और 2 प्रिंट होने के बाद सेकंड स्टेटमेंट के ज़रिए हमने उस 2 को भी सम में डाल दिया। सम में पहले 1 पड़ा हुआ था, 2 उसमें चला गया तो सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब याद रखना है कि सम की वैल्यू 3 हो चुकी है। उसके बाद सी प्लस प्लस आएगा, मतलब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा जो कि 2 से अब 3 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन की तरफ जाएगा। अब कंडीशन आपने 3 के साथ चेक करनी है क्योंकि सी की वैल्यू 3 हो चुकी है। 3 इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी, ये दोबारा से बॉडी में आएगा। प्रिंट एफ सी, मतलब 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और साथ ही हम उस 3 को सी में सम के साथ जमा करके सम के अंदर ही सेव कर देंगे। देखें किस तरह से सम की वैल्यू पुरानी कितनी है 3, लेटेस्ट वैल्यू जो अभी हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट 3 प्लस 3, क्योंकि सी में भी 3 पड़ा हुआ है तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 जो है वो सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा तो लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। इस तरह से हर आने वाला नंबर जमा होता जाएगा और एट द एंड वो उसका सम के अंदर जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये पांचों नंबर जमा होकर सम के अंदर इनका टोटल सेव हो जाएगा एट द एंड जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब देखें सी प्लस प्लस एट द एंड ये 4 के साथ चलेगा, फिर 5 के साथ चलेगा। जब सी प्लस प्लस होता होता 6 हो जाएगा तो देखें 6 के साथ कंडीशन फॉल्स होगी। सी के साथ जब अगर 6 है तो अब देखें 6 इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी के बाहर आएगा। और अब देखें बॉडी के बाहर एक स्टेटमेंट है जो कि अब एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसकी बारी अब आई है, क्योंकि लूप जो है उसने 5 दफ़ा एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करके उसके बाद वो प्रिंट एफ सम। अब देखें यहाँ पर प्रिंट एफ क्या होगा, सम इज़ इक्वल टू सम। देखें अब जो सम अभी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर लूप के ज़रिए वो प्रिंट हो जाएगा, तो सम इज़ इक्वल टू जो भी बनेगा वो प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। देखें किस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और आप देखें जब 1 प्रिंट हुआ था, प्रिंट होने के साथ साथ 1 को सम में भी डाल दिया गया। इस तरह से 2 प्रिंट हुआ, 2 को सम में डाल दिया गया, फिर 3 प्रिंट हुआ, 3 को सम में डाला गया और सम की वैल्यू जो है वो मेमोरी के अंदर बढ़ती जा रही है और एट द एंड हमने सम इज़ इक्वल टू 15 कर दिया। इसका मतलब ये है कि सम की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 15 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर 1 से 5 की बजाय अगर हम इसको 1 से 10 तक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसका एंडिंग पॉइंट जो है, देखें ये जो सी कंडीशन लगी हुई है, आप एंडिंग पॉइंट अगर चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका एंडिंग पॉइंट 20 कर देता हूँ, देखें 20 के साथ इसको सेव करके अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये 1 से 20 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा और साथ साथ उनको प्लस भी करेगा। देखें 1 से 20 तक उसने लूप चलाया, हर नंबर को प्रिंट भी कर दिया और हर नंबर को सम के अंदर डालता गया और एट द एंड उसने बताया कि सम इज़ इक्वल टू 210, मतलब जो 20 नंबर्स का सम है वो 210 है। इस तरह से आप इसको 1000 दफ़ा भी कर सकते हैं, 5000, मतलब अगर मैं 20 की जगह 5000 लिख दूंगा तो ये 5000 तक काउंटिंग भी प्रिंट करेगा और साथ साथ 5000 तक जितने भी नंबर्स आते हैं तमाम का सम भी प्रिंट कर देगा।
ये फ़ायदा होता है लूप के ज़रिए प्रोग्राम बना के। देखिए हमें सिर्फ छोटा सा प्रोग्राम बनाना पड़ा और इस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए आप 5000, 10,000, 20,000 तक भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट्स में चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये लूप का जो एडवांटेज होता है लूप्स को इस्तेमाल करने का। इसके बाद प्रोग्राम नंबर 12.3 है, वो प्रोग्राम आप खुद ट्राई करेंगे। ये प्रोग्राम सामने बना हुआ है आपके, ये प्रोग्राम आप बहुत आसान है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेकंड प्रोग्राम की तरह है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपने n के साथ साथ n का स्क्वायर भी प्रिंट करना है। तो स्क्वायर प्रिंट करने के लिए n मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर प्रिंट होता रहेगा। बाकी प्रोग्राम वही सेम है, फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट किया है और साथ साथ उसका स्क्वायर प्रिंट किया है। देखें n मल्टीप्लाई बाय n भी कर दिए। तो ये बड़ा ईजी सा प्रोग्राम है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 12.4 देखते हैं। लेकिन राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम यूज़र। इसमें एक नई चीज़ ये है कि इसमें हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज़र से लेना है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम जब काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एंडिंग पॉइंट हम कंडीशन में लिखते हैं कि आपने 10 तक जाना है या 100 तक जाना है, वो उसका एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट खुद नहीं देना, बल्कि यूज़र से पूछना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। ये एक नई बात है इसमें। एंड देन डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स इन द गिवन रेंज। देखें वो कहता है यूजिंग वाइल लूप, कि आपने यूज़र से पूछना है कि आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं और कहाँ से एंड करना चाहते हैं, और फिर उन नंबर्स का आपने तमाम इवन नंबर्स जो उसके दरमियान में आते हैं उनको प्रिंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से 20 तक, अगर यूज़र कहता है कि 1 से स्टार्ट करें और 20 तक जाएं, तो इसका मतलब 1 से 20 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। मतलब 1 से 20 तक जो इवन आते हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर यूज़र कहता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 20 से लेकर 100 तक होना चाहिए, तो इस तरह से 20 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो प्रिंट होंगे। जैसे कि 20, 22, 24, 26, इस तरह से सो ऑन, वो जाता रहेगा 100 तक, इस तरह से प्रिंट करेगा। तो बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, यानी कि काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ हमने नहीं करना, बल्कि वो यूज़र की से वैल्यू लेनी है। इस तरह से एंडिंग पॉइंट भी हमने खुद नहीं लिखना कंडीशन के अंदर, बल्कि यूज़र से पूछना है कि एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए देखें हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर s और e। s मैंने इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से, और e मतलब एंडिंग पॉइंट। तो ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इन दोनों की वैल्यूज़ हम यूज़र से ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने यूज़र को कहा एंटर स्टार्टिंग नंबर, तो यूज़र ने स्टार्टिंग नंबर एंटर कर, जो भी नंबर वो एंटर करेगा वो s में सेव हो जाएगा। इस तरह से एंडिंग नंबर एंटर एंडिंग नंबर, और यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो ई में सेव हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर यूज़र ने 2 नंबर एंटर किए होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। हो सकता है उसने 20 एंटर किया हो और एंडिंग जो है वो उसने 1000 एंटर किया हो, तो वो 20 और 1000, मतलब लूप जो है वो 20 से लेकर 1000 तक जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमें, यहाँ से आपको ये बात बताता हूँ, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब आपको आइट्रेशंस का ना पता हो, यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें कि हमें नहीं पता कि ये लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, क्योंकि ये लूप डिपेंड कर रहा है यूज़र की वैल्यूज़ के ऊपर। अगर यूज़र 20 से 40 करता है तो फिर ये लूप 20 दफ़ा चलेगा। अगर यूज़र जो है 20 से लेकर 100 तक नंबर एंटर करता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 20 है और एंडिंग पॉइंट 100 है, तो इसका मतलब लूप जो है वो 80 दफ़ा चलेगा। तो यहाँ पर एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं पता कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना है। तो यहाँ पर ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि वाइल लूप वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का ना पता हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखें हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो यूज़र से लेना है, यूज़र एंटर करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन भी देखें हमने किस तरह से लगाई है कि जब तक वाइल s इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू e, e हमारा एंडिंग पॉइंट है तो हमने उसको एंडिंग पॉइंट यहाँ लिख दिया। अब देखें जब तक वो कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जब तक एंडिंग पॉइंट तक ना पहुँच जाए उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पर s में इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि s असल में एक काउंटर वेरिएबल भी है। यहाँ पे s में इंक्रीमेंट होता रहेगा और s इंक्रीमेंट होता होता e तक पहुँच जाएगा, मतलब एंडिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो s इज़ लेस देन, जब तक s लेस देन रहेगा e से, लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। और हमने प्रिंट क्या करना है, ये तो हो गया लूप की एग्जीक्यूशन का तमाम तरीका। लेकिन अब देखें जब कंडीशन ट्रू होगी हमने प्रिंट क्या करना है। वो कहता है कि आपने यूज़र का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उसके दरमियान जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो प्रिंट करने हैं। तो देखें उसके लिए क्या है, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक तमाम नंबर्स को नहीं प्रिंट करना, बल्कि सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इवन नंबर्स किस तरह से चेक करेंगे हम, वो नंबर जो 2 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं।
तो देखें इसमें कंडीशन, यानी कि उसने प्रिंट तो उसने एस को ही करना है देखें, लेकिन वो हर एस को प्रिंट नहीं करेगा। मतलब अगर एस 1 है तो वो प्रिंट नहीं करेगा, अगर 2 है तो प्रिंट करेगा। ये कैसे होगा? अब इसने इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को बेस करवा दिया है इस कंडीशन के ऊपर। देखें कंडीशन क्या लगी हुई है, इफ़ एस मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0। वो कहता है एस जो भी नंबर है उसका मॉडुलस लें 2 के साथ, अगर वो 0 आ जाता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने पर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और कंडीशन उसी वक्त ट्रू होगी जब एस मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब सिर्फ इवन नंबर्स की सूरत में ही ये कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ये सेम वही इफ़ सिंपल इफ़ लगा हुआ है कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन के फ़ौरन बाद एस इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। एस ने तो इंक्रीमेंट होना ही है हर दफ़ा, क्योंकि एस प्लस प्लस जो है वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से प्रिंट होता जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि यूज़र ने एंटर किया स्टार्टिंग नंबर 10 और एंडिंग नंबर उसने एंटर कर दिया 20। इसका मतलब एस के अंदर आ गया 10 और ई के अंदर आ गया 20। याद रखना है स्टार्टिंग नंबर 10 है और एंडिंग नंबर 20 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, 10 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 20। कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू होने पर वो बॉडी में आ जाएगा। लूप की बॉडी के अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है कंडीशन। अब देखें यहाँ पर कंडीशन चेक होगी इफ़ की। इफ़ कंडीशन में एस मॉडुलस 2 का मतलब क्या है? देखें एस की वैल्यू 10 है। 10 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0। 10 का मॉडुलस लें 2 के साथ, वो 0 आता है। हाँ जी, वो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा 10, क्योंकि एस ने प्रिंट होना है। देखें प्रिंट एफ एस की वैल्यू 10 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। 10 एक इवन नंबर है इसीलिए प्रिंट हुआ है। उसके बाद एस प्लस प्लस में एस कितना हो जाएगा? एस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से वाइल कंडीशन चेक होगी। अब 11 के साथ कंडीशन चेक करनी है। याद रखना है ई के अंदर 20 है, एंडिंग पॉइंट 20 यूज़र ने एंटर किया था। तो अब कंडीशन चेक होगी 11 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 20। अब ये कंडीशन भी जो है वो ट्रू हो जाएगी। लेकिन जब नीचे बॉडी में आएगा तो यहाँ पर देखें क्या 11 के साथ ये कंडीशन ट्रू होगी? 11 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 नहीं आता। और इसका मतलब है कि ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि एस की वैल्यू अब प्रिंट नहीं होगी जो कि 11 है, क्योंकि हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट करना ही नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और उसके बाद एस प्लस प्लस के साथ एस की वैल्यू अब 12 हो जाएगी, क्योंकि 11 थी अब 12 होगी। इस तरह से 12 के साथ कंडीशन चेक करेगा, नीचे आके दोबारा से इफ़ कंडीशन चेक करेगा 12 के साथ, अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एस को प्रिंट कर देगा जो कि 12 होगा। इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और एक दफ़ा स्किप हो जाएगी, फिर अगली दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली दफ़ा स्किप हो जाएगी। तो देखें 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 11 छोड़ के 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर 13 छोड़ के 14 प्रिंट हो जाएगा, फिर 15 छोड़ के 16 प्रिंट हो जाएगा, फिर 17 छोड़ के 18 प्रिंट हो जाएगा, फिर 19 छोड़ के 20 प्रिंट हो जाएगा। और 20 के बाद वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग पॉइंट 20 ही है। तो यहाँ पर जब एस की वैल्यू जो है वो 21 हो जाएगी तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और वो लूप की बॉडी के बजाय लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और इफ़ कंडीशन या उससे आगे जो भी कंडीशन उसकी बारी ही नहीं आएगी। तो इस तरह से सिर्फ 10 से 20 तक सिर्फ इवन नंबर्स ही प्रिंट होंगे। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले यूज़र से स्टार्टिंग नंबर मांगा जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम एंटर कर देते हैं 70 स्टार्टिंग नंबर, और उसके बाद एंडिंग नंबर हम एंटर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 100। अब एंटर का बटन प्रेस करते हैं। देखें स्टार्टिंग नंबर मैंने 70 एंटर कर दिया, एंडिंग नंबर 100 एंटर कर दिया। इसका मतलब 70 से लेकर 100 तक ये लूप चलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लूप जो है वो 30 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा 70 से 100 के दरमियान जो आते हैं। देखें 70, फिर 72 आ गया, फिर 74 आ गया, इस तरह से 100 तक प्रिंट किया, लेकिन सिर्फ इवन नंबर्स को। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज़र से पूछा गया है यहाँ पर। पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको स्टेटमेंट में दिया जाता था। देखें हमने जो पहले प्रोग्राम्स किए हैं उसमें आपको कहा गया 1 से 10 तक आपने गिनती लिखनी है या 1 से 5 तक आपने लिखनी है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको बता दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज़र से लिया है, तो वही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपने कंडीशन में इस्तेमाल करना है। देखें एस इज़ लेस दैन ई, तो वो जो एस होगा वो ई तक जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। इसके बाद हम लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। 12.5 है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र। यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है
एंड डिस्प्लेज द टेबल ऑफ द नंबर यूजिंग वाइल लूप, और वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। मतलब अगर यूज़र 3 एंटर करता है तो 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो 4 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन टेबल आमतौर पर 10 तक होता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम का जो एंडिंग पॉइंट है वो 10 तक ही होगा, और टेबल स्टार्ट भी 1 से होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 होगा। तो 1 से 10 तक इस प्रोग्राम ने चलना है और टेबल को प्रिंट करना है। अब टेबल किस नंबर का प्रिंट करना है, वो नंबर आपने यूज़र से लेना होगा। तो देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एन और सी। एन वेरिएबल जो है वो हमने इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि हमने नंबर यूज़र से जो लेना है उसके लिए, और सी जो है वो काउंटर वेरिएबल के लिए। तो देखें हमने सी को इनिशियलाइज़ कर दिया इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग लेनी है, और सी इस प्रोग्राम के अंदर काउंटर वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। अब देखें हमने n की वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो देखें हमने यूज़र को कहा एंटर अ नंबर, और n वेरिएबल में वो नंबर हमने इनपुट करवा लेना है, क्योंकि उसी नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है। मतलब अगर यूज़र कहे 7 तो फिर 7 का टेबल ही प्रिंट होगा। अब n में वो वैल्यू आ गई है 7। अब लूप चलेगा और स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट होती जाएंगी। वाइल सी इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, सी जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाता ये लूप चलता रहेगा। पहले 1 है सी, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, इस तरह सी जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा और 10 तक पहुंच जाएगा। देखें सी का इंक्रीमेंट ये यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर जो मेन काम है वो इस स्टेटमेंट का है। इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ होती है वो प्रिंट हो रही होती है। देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या है, टेबल का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। जैसे कि 3 1s are 3 हम लिखते हैं, तो देखें सबसे पहले ये है जो कि फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि 3 का टेबल है, ये 3 को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर इज इक्वल टू का साइन प्रिंट हो जाएगा, और फिर लास्ट में 3 प्रिंट हो जाएगा जो कि उसका रिजल्ट होगा। इस तरह से फिर दोबारा से वही स्टेटमेंट। अब ये 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुए हैं। देखें इसके बाद हम यहाँ पर 3 ही आर्गूमेंट्स यूज़ किए हैं हमने। पहला n आर्गूमेंट है, n जो है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए है जो कि सेम रहेगा। जैसे कि अगर 3 का टेबल है तो आपको पता है कि फर्स्ट लाइन जो है वो सेम ही रहती है। जैसे कि पहली लाइन में 3 होगा, फिर दूसरी लाइन में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तीसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से चौथी लाइन में इज इक्वल टू का साइन, और पाँचवीं लाइन में रिजल्ट्स होते हैं जैसे कि 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा। तो देखें लास्ट में n मल्टीप्लाई बाय सी प्रिंट होगा, तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो n प्रिंट होगा, फिर सी, फिर मल्टी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरह से। और ये स्लैशन भी आप देखें कि हमने स्लैशन लगाया, इसका मतलब है कि हर न्यू लाइन के बाद हर टेबल का जो रिज़ल्ट होगा, जैसे 3 1s are 3, उसके बाद न्यू लाइन में आएगा 3 2s are 6, फिर न्यू लाइन में आएगा 3 3s are, इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखें सबसे पहले यूज़र से नंबर एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल हम एंटर करते हैं 8। देखें जैसे ही मैंने 8 एंटर करके एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने 8 का टेबल प्रिंट कर दिया। देखें 8 1s are 8 8, जैसे मैंने आपको बताया। देखें ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें सारा 8 लिखा हुआ है, मतलब ये n की वैल्यू है, क्योंकि n तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि n वो वैल्यू है जो यूज़र ने नंबर टेबल प्रिंट किया है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है वो भी एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। उसके बाद 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 क्या चीज़ है, ये वो काउंटर वेरिएबल है जो 1 2 हर बार चेंज होता जा रहा है। उसके बाद फिर इज इक्वल टू का साइन है वो भी सेम है नीचे तक, और उसके बाद लास्ट में n मल्टीप्लाई सी, मतलब 8 और 1 को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है, फिर 8 और 2 को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है वो प्रिंट होता जा रहा है। और 8 क्या है n, और 2 क्या है, ये काउंटर वेरिएबल है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय सी के साथ वो देखें n मल्टीप्लाई बाय सी का जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो रहा है। तो आप अभी जो टेबल हमने प्रिंट किया है देखें वो इसी शेप में है। सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर डी। और तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के जो आर्गूमेंट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। मतलब पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर n को प्रिंट कर रहा है, n की वैल्यू सेम है 8 8 8 8 लिखा गया। उसके बाद c जो है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है 1 2 3 4 5 10 तक, और उसके बाद n मल्टीप्लाई c का मतलब है कि n और c को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होता जा रहा है। इन प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करके देखें, इनको समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछें। ये प्रोग्राम्स उसी वक्त आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन प्रोग्राम्स को खुद डेव C++ में बना के इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर आपको इन तमाम प्रोग्राम्स की समझ आएगी। ये 5 प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं 5 प्रोग्राम्स का आपने होमवर्क भी करना है। आज का लेक्चर इतना ही है, कल हम डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।